ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली स्लाइड्स में या पिछले वाइट बोर्ड पे देखा था कि मेट्रिक टेंसर को इस तरह से डिफ़ाइन किया था और उसमें एक हमारे पास डेफिनेशन थी लाइन एलिमेंट की। लाइन एलिमेंट जो है वो इस तरह से डिफ़ाइन होता है डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन वेक्टर आर विद डी आर डॉट डी आर। तो इसको जो है अगर आप सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। ये इन टर्म्स ऑफ यू आई एंड यू जे जो है, अगर हमारे पास कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट्स u1 u2 u3 होंगे तो इन दैट केस हमारे पास जो है और आई और जे की वैल्यू जो है वो बिटवीन लाई करेगी 1 से 3 के, ठीक है। तो इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो हमारे पास मीट्रिक टेंसर के एलिमेंट्स होंगे या फंडामेंटल टेंसर भी इनको हम बोलते हैं। अब अगर इसमें जो है टेंसर की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर हम यहाँ पे यू आई और यू जे की जगह जो डी एस स्क्वेयर डिफाइन होता है वो इस तरह से होगा जी आई जे डी एक्स आई एंड डी एक्स जे, क्योंकि इसमें जो है एक्स जे और एक्स आई और एक्स जे जो हैं हमारे पास टेंसर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो अब इसके लिहाज से हम एक दो एमसीक्यूज देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि ये क्या चीज़ें हैं। नंबर 1 है कि फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम द मेट्रिक टेंसर जी आई जे विल बी, क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है एक्सपेंशन बताता हूँ डी एस स्क्वेयर की क्या होगी। डी एस स्क्वेयर फॉर आई जो है जे 1 2 3, तो ये आपके पास ये रिलेशन होगा G11 तो हम डी एस स्क्वेयर जो है फॉर 1 to 3 आई जे के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसमें G11 G22 G33 और फिर इस तरह G12 G13 और G21 होगा, ठीक है, और G23, मतलब टोटल जो है आपके पास ओवरऑल ये 9 एलिमेंट्स होंगे जैसे मैट्रिसेस के आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। जो इन जनरल मैट्रिक्स आपने देखा है वो किस तरह का होता है, वैसे होता है जो इन टर्म्स हम लिखते हैं A11 A12, मैं इसको जो है इन टर्म्स ऑफ G लिखूँगा, ठीक है। तो ये G11 G12 G13, ठीक है, ताकि आइडिया हो कि ये एलिमेंट्स कहाँ पे हैं। तो फर्स्ट जो MCQ है उस पर हम देखते हैं कि फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम द मेट्रिक टेंसर जी आई जे विल बी। अब जो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके अंदर जो ये एलिमेंट है मेट्रिक टेंसर, ये मैंने आपको बताया था कि ये एक मेट्रिक टेंसर है ऑफ रैंक 2। तो उस मेट्रिक टेंसर है रैंक 2 का, दिस मीन्स डैट कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स A लिखा हुआ है ये इसमें G21 और G12 दोनों वैल्यू सेम होगी, ठीक है। इस तरह से G13 और G31 भी सेम होगी, G32 एंड G23 भी सेम होंगी। बाकी डायगोनल एलिमेंट्स G11 G22 G33 में भी सेम बट दे आर मोस्टली डिफरेंट। तो इसमें जो है आप ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में G12 G13 G23 ये सब जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास 0 होते हैं, ठीक है। These all elements are 0, only diagonal elements left। तो this means that कि I equal to J के लिए आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगी, लेकिन I is not equal to J के लिए 0 होगा फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन देखें, A ऑप्शन है हमारे पास 0 फॉर I इक्वल टू J। तो I इक्वल टू J के लिए तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट आ जाएंगे। तो डायगोनल एलिमेंट मैंने अभी बताया कि वो 0 नहीं होंगे, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास नहीं होगी। C ऑप्शन देखें उसमें 1 लिखा हुआ है और D ऑप्शन 1। तो मैंने तो 0 की बात की कि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स में जब आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है हमारे पास 0 होंगे, वो 1 के इक्वल नहीं आएंगे। तो ये वाली ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगी और सेम, हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं। तो हमारे पास ओनली ऑप्शन लेफ्ट हो जाती है B। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास B है। इट इज़ सेज डैट के जी आई जे फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम 0 होगा और ये I इक्वल टू I इज़ नॉट इक्वल टू J के लिए ट्रू होगी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं आपको थोड़ी सी और भी एग्जांपल बता दूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब आप डी एस स्क्वायर फाइंड करते हैं
तो वो इक्वल होता है इस चीज़ के डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर प्लस डी जेड स्क्वेयर। यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं 1, तो ये जो हमारे पास मैट्रिक टेंसर बनेगा वो सारा डायगोनल में 1 1 1 आएगा, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है द वैल्यू ऑफ जी फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इज़ क्या होगी, ठीक है। तो इसमें जो है हमने पहले g का पता होना चाहिए, g क्या है। g असल में जो है जो डी एस स्क्वेयर हम फाइंड करते हैं, ये मैंने डी एस स्क्वेयर आपके सामने लिखा हुआ है। इसके जो कोफिशिएंट्स हैं जो कि मैंने इस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं, इस मैट्रिक्स को हम जो है g कहते हैं और इसका डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड करेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड g, ठीक है। तो g जो है डिपेंड कर रहा है हमारे पास डी एस जो स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स हैं एक्स आई और एक्स जे वाले, उन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आपने बस याद ये रखना है कि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो स्केल फैक्टर हैं वो डिफ़ाइन किए थे हमने। स्केल फैक्टर क्या है, तो इसमें जो स्केल फैक्टर है फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वो ये होते हैं h। अगर हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो r, थीटा एंड फाई, तो इन डैट केस हमारे पास जो एच आर होगा वो 1 होता है। इसी तरह से एच थीटा जो है वो हमारे पास होता है आर, और एच फाई जो होता है वो आर साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आपके पास ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हैं, तो दिस मीन्स दैट कि ओनली डायगोनल एलिमेंट्स विल लेफ्ट। तो यहाँ पे जो जी एलिमेंट, जी जो होगा आपके पास मैट्रिक्स, वो एक्चुअली डिटर्मिनेंट होगा ये स्केल फैक्टर के स्केयर का, ठीक है। ये आप रिलेशन याद रखें कि मैट्रिक टेंसर जो ये जी आई जे है ये असल में स्केल फैक्टर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास 1 और ये आर स्क्वायर आ जाएगा और इधर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इधर जो है हमारे पास वैल्यू 0 आ जाती है। 0 इसलिए आएंगी क्योंकि ये हमारे पास जो है ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे यू विल गेट r4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप देख लें कि इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगर इसी एमसीक्यू को हम चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ये होते हैं रो, थीटा एंड जेड इन जनरल। रो को समटाइम्स आर भी बोल देते हैं, कुछ भी वो लेंथ बोल रहे हैं। तो इसमें जो है स्केल फैक्टर हमारे पास होते हैं एच रो 1, एच थीटा रो और एच जेड इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में स्केल फैक्टर्स हैं। अब इन स्केल फैक्टर्स को अगर हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, तो जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ होंगे h1 का स्क्वायर, एच रो का स्क्वायर, एच थीटा का स्क्वायर, इसी तरह से एच जेड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 1 रो स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो इन डैट केस जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो जी एलिमेंट होगा वो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो वो हमारे पास रो स्क्वायर आ जाएगा इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के जब ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो तब हम जी कैसे फाइंड आउट करें, और ये समटाइम्स एमसीक्यू नहीं पूछ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ऑर्थोगोनल नहीं है, तो इन डैट केस जो है हमारे पास G11, G22, G33 और इसी तरह से दूसरे एलिमेंट्स वो ज़ीरो नहीं होंगे। सम ज़ीरो हो सकते हैं लेकिन सारे ज़ीरो नहीं होंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी ज़ीरो नहीं होंगे। तो दिस मीन्स दैट कि हमारा जो सिस्टम है वो नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम है। उस केस में जी कैसे फाइंड करें? फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड जी इफ़ डी एस स्क्वेयर इक्वल्स टू 5dx1 स्क्वेयर प्लस 3dx स्क्वेयर का स्क्वेयर एंड प्लस 4dx क्यूब स्क्वेयर माइनस ये क्वेश्चन है 6dx1 dx2 प्लस 4dx2 dx3। अच्छा, ये क्योंकि मैंने अभी बताया था कि मैट्रिक टेंसर जो है वो सिमेट्रिक होता है, तो अगर मैं सिमेट्रिक के इंफॉर्मेशन को लेके चलूँ तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें सर्कल कर दूँ आपके लिए। ये G12 और G21 जो हैं वो दोनों इक्वल होंगे, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो एक बार लिखते हैं इसको। इसी तरह से जो है G23 और G32 ये भी दोनों इक्वल होंगे बिकॉज सिमेट्रिक टेंसर। और इस तरह से जो है हमारा G13 और G31 ये भी हमारे इक्वल होंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ें जो हैं अब इक्वल होंगी, तो इसका मतलब है कि du1 का स्क्वायर होगा, du2 का स्क्वायर होगा, du3 का स्क्वायर होगा। तो इसके अलावा जो है हमारे पास जो टर्म्स होंगी वो 2 टाइम्स करके आएंगे। तो लेकिन ये जो अगर हम कंपेयर करें इसको इस ओरिजिनल के साथ, तो यहाँ पे तो हमारे पास dx1 है और dx2, लेकिन dx2 dx1 नहीं है, तो वो भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि ड्यू टू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये जो वैल्यू इसके साथ जो 6 है कोफिशिएंट, वो g12 का भी है और g21 का भी है, तो वो दोनों जो है वो जमा हुए हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये उसका हाफ करके हमने बताना है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बनाते हैं हम, ये क्या बनता है, तो हम मैट्रिक्स बनाते हैं पहले ताकि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए। मैं क्योंकि इसमें हमने क्योंकि फास्ट काम करना है तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल सीधा ही डिटर्मिनेंट लिखना है, और सबसे पहले आपने स्क्वायर वाली टर्म ढूंढ लें, ये dx1 स्क्वायर, dx2 स्क्वायर, dx3। x1 का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये 5। इसी तरह से सेकंड जो है 3 dx2 स्क्वायर, तो ये हमारे पास सेकंड और सेकंड कॉलम का एलिमेंट 3। dx3 स्क्वायर का मतलब है कि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है विच इज़ 4। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास आ गया dx1 एंड dx2, तो ये एलिमेंट जो है 1 2 पोजीशन पे एलिमेंट होगा। तो 1 2 पोजीशन वाला एलिमेंट को आपने -6 को डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि ये 2 टाइम्स आया हुआ है ड्यू टू सिमेट्रिक ऑफ टेंसर, मेट्रिक टेंसर। तो हम जो dx1 और dx2 है, क्योंकि सिमेट्रिक टेंसर है, तो हम इसको जो है -6 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 2 पोजीशन पे ये एलिमेंट आपके पास आ जाएगा -3। और इसी तरह से क्योंकि सिमेट्रिक 2 1 पे भी आपने साथ ही लिख लेना है। और नेक्स्ट है dx2 एंड x3। x2 x3 मतलब 2 3 पोजीशन, तो 2 3 पोजीशन आपके पास ये वाली है, तो इसमें जो है 4 को डिवाइड कर देंगे आप 2 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी 2। और बाकी क्योंकि dx1 और dx3 जो है वो दोनों वैल्यूज़ नहीं है, 3 1 और 1 3 वाली, तो वो 0 होंगी। ठीक है, और अब आपने जो है यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपको आता है, जब आप इसको फाइंड करेंगे यू विल गेट आंसर 4। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए। नेक्स्ट जो है हमारा MCQ वो है कॉन्जुगेट मेट्रिक टेंसर। मैंने इसको MCQ के फॉर्म में नहीं बताया, जस्ट आप इसने डेफिनेशन है उसको याद रखें। तो कॉन्जुगेट मेट्रिक टेंसर जो है वो डिफाइन होता है को फैक्टर ऑफ GPQ, मतलब आपने जो है जो सिंपल मेट्रिक टेंसर है उसका आप ये मैट्रिक्स बना होगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स का आपने अगर G11 फाइंड करना है तो आप इसका को फैक्टर फाइंड करेंगे डिवाइड बाय इट्स डिटर्मिनेंट ऑफ G, तो G शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेट मेट्रिक टेंसर फाइंड करने में। और दूसरा इसमें एक इन्फॉर्मेशन और है कि कॉन्जुगेट मेट्रिक टेंसर और सिंपल मेट्रिक टेंसर जो जनरल मेट्रिक टेंसर है उसको मल्टीप्लाई करें, और इनकी इनर मल्टीप्लिकेशन जब होगी तो Q इक्वल्स टू R के लिए इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब ये दोनों जो हैं Q इज़ नॉट इक्वल टू R होगा तो ये 0 आएगा। तो इस मीन्स दैट के जब आप इन ये असल में 2 मैट्रिसेस हैं, 2 मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मीन्स यू विल गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको आपने ज़हन में रखना है कि मेट्रिक टेंसर कॉन्जुगेट और को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो एसोसिएटेड टेंसर है। एसोसिएटेड टेंसर क्या होते हैं? फॉर अ गिवन टेंसर वी कैन ड्राइव अनदर टेंसर रेजिंग और लोअरिंग द इंडिसेस। फॉर एग्जांपल जो है मेरे पास अगर ये टेंसर है ए पी क्यू, ये कोवेरिएंट टेंसर है, तो मैंने पी को अगर रेज करना है तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा। तो इन रिज़ल्ट जो है तो हमें एक न्यू टेंसर मिलेगा जिसमें एक मिक्स टेंसर होगा। ये आपके पास कोवेरिएंट टेंसर था तो ये मिक्स टेंसर में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये नया टेंसर आ गया। अब ये इसका जो मेथड है कि हम इसको कैसे इंक्रीज लोअर करते हैं या रेज करते हैं इंडिसेस को। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या देखते हैं हम, मेथड फॉर इंक्रीजिंग दिस टेंसर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टेंसर विद द मेट्रिक टेंसर GPQ और इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, हमने इनर प्रोडक्ट लेनी है जो भी गिवन टेंसर है जिसको हमने उसके इंडिसेस को लोअर या रेज करना है, तो हमने देखना है कि उसको किस कॉन्जुगेट या सिंपल मेट्रिक टेंसर इनर प्रोडक्ट लेंगे। तो इस पूरे प्रोसीजर के बाद जो हमारे पास न्यू टेंसर आता है उसको हम कहते हैं एसोसिएटेड टेंसर। अब हम मेथड देखते हैं, अप्लाई करते हैं एक टेंसर पर। जो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक टेंसर है AJ
कंपोनेंट है और इसको जो है हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कंट्रावेरिएंट इंडेक्स को हमने कोवेरिएंट पोजीशन पे लेके आना है। तो कंट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट लाने के लिए क्या करेंगे, तो हमें जो है जो ट्रांसफॉर्मेशन याद रखनी है कि अगर ये हमारे पास जे पोजीशन जो है कंट्रावेरिएंट है तो जो दूसरा टेंसर होगा उसको मल्टीप्लाई करना है, इनर प्रोडक्ट लेनी है विद कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर के साथ। ठीक है, अगर हमने एक टेंसर को इन लोअर करना है इंडिसेस को तो हमने कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर से मल्टीप्लाई करना है एंड वाइस वर्सा। अगर हमें जो है टेंसर को रेज करना है, फॉर एग्जांपल अगर यही वाली एग्जांपल देखते हैं, इसमें जो है ए पी क्यू, इसमें जो पी को जो है मैंने रेज करना है, कोवेरिएंट से कंट्रावेरिएंट पोजीशन पे लिखना है। तो यूजुअली जो है हम इसकी जगह डॉट लगा दें ताकि हमें पता चले कि हमने कितने इंडिसेस को रेज या लोअर किया है उस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे जो है हम रेज कर रहे हैं तो इधर मीट्रिक टेंसर जो है हमारा सिंपल वाला मल्टीप्लाई होगा, इनर प्रोडक्ट लेंगे उसकी, और इनर प्रोडक्ट हम इस तरह से लेंगे पी जो, क्योंकि पी की पोजीशन चेंज हुई है तो हम यहाँ पे पी की पोजीशन को लिखेंगे, और दूसरा जो है पी को जो है विद न्यू इंडेक्स जो है हमने शो करना है। न्यू इंडेक्स जो है हम यूज़ कर लेते हैं आर। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर या सिंपल मीट्रिक टेंसर को यूज़ करते हुए किसी भी इंडेक्स को हम लोअर कर सकते हैं या रेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसी तरह से हम देखते हैं। नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज जो है हमारे पास, फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द एसोसिएट टेंसर ऑफ ए पी हैज़ रिलेशन विद ए क्यू, वो क्या होगा जी। हमें पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते क्या हैं और उसमें जो है मीट्रिक टेंसर की क्या वैल्यू है। फॉर रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो जी पी क्यू या कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर या सिंपल मीट्रिक टेंसर वो इक्वल टू 0 होता है इफ़ p इज़ नॉट इक्वल टू q। डैट मीन्स ये जो है आपके पास वैल्यू नॉन डायगनल एलिमेंट जो है वो हमारे पास 0 होंगे और डायगनल पे आपके पास 1 के इक्वल होता है। ये मैंने प्रीवियसली अभी बताया आपको, व्हेन p इक्वल्स टू q। ठीक है, तो हमने अब देखना है कि बेस्ट पॉसिबल आंसर इसमें क्या है। तो अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूं, इसको इसमें या इसको इसमें, किस तरह से करेंगे हम, ये जो है हमारा टेंसर है ए पी, इंडेक्स लोअर है तो हमने इसको रेज करना है, तो कैसे होगा, मीट्रिक टेंसर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद ए क्यू। ठीक है, मीट्रिक टेंसर, तो ये एक ऑप्शन बन जाती है। इसी तरह से जो है अगर मैं ए क्यूब से स्टार्ट करूं और मुझे लोअर करना है इसको, तो लोअर करेंगे तो मेरे पास ये ऑप्शन बन जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो दीज बोथ आर ऑप्शन आर करेक्ट, बट हमने ये चीज़ें भी देखनी कि मैक्सिमम सॉल्व करने के बाद क्या आएगा जवाब। और सी ऑप्शन जो है वो देखें, जब हमने रेज करना होता है तो हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपल वाले मीट्रिक टेंसर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। तो क्योंकि ये डी ऑप्शन देखें, अब डी ऑप्शन में क्या है कि अगर Q इक्वल्स टू P होगा तो जी पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये डी जो है मैक्सिमम मतलब वेरी मच क्लोजर टू द करेक्ट आंसर है, जबकि ये वाला जो है दीज आर आल्सो करेक्ट, बट सब में से जो करेक्ट आंसर जो है मतलब सॉल्व करने के बाद सबसे ज़्यादा वो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आल्सो ए एंड बी आल्सो करेक्ट, बट हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए, एसोसिएटेड टेंसर में जो है नेक्स्ट एमसीक्यू देखें वो क्या होता है कि द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एसोसिएटेड टेंसर ए पी क्यू एंड ए पी एस क्या होगा। ये 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें उसको देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास है ए पी क्यू, ये जो है हमारे पास कंट्रावेरिएंट पोजीशन पे है, तो हम इसको दिस मीन्स डैट के हम कोवेरिएंट में इसको लेके जाएंगे। तो इसके रिस्पेक्टिव जो है वो ज़ाहिरी बात है कि कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर यूज़ होंगे दोनों को लोअर करने, तो ये कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर यूज़ हुए हुए हैं। तो बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या कोई दूसरी ऑप्शन तो नहीं ठीक इधर। तो जो लास्ट वाली ऑप्शन है यहाँ पे देखें, हमारे पास एक कोवेरिएंट टेंसर है, उसको हमने रेज करना है, तो यहाँ पे अगेन कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर यूज़ हुआ है टू रेज। तो मैंने अभी बोला है कि जब भी आपने लोअर करना है कॉन्ट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट लेके आने हैं इंडिसेस को, तो आपने कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर को यूज़ करना है। तो ये वाली ऑप्शन जो है हम नहीं यूज़ करेंगे। इस केस में जो है हमारे पास क्या आ रहा है, जस्ट सिंपल मीट्रिक टेंसर आ रहा है।
ठीक है। और ये मेट्रिक टेंसर जो है उसको हमने रेज करना था, तो इधर मेट्रिक टेंसर ये वाला यूज़ होना चाहिए था आर पी, और सिमिलरली यहाँ पे भी एस क्यू। तो इन दैट केस ये जो है मेट्रिक टेंसर ठीक होता ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वाली ऑप्शन इस वजह से गलत है कि ये चीज़ यूज़ नहीं की गई। सी में देखें अगेन इस चीज़ को अगर देखा जाए तो पी क्यू जो है उसको हमने लोअर करना है, तो हमने ऑपोजिट जो है मैट्रिक्स टेंसर्स को यूज़ किया है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें मिक्स है, क्योंकि ये मिक्स है, ये तो ऑल टुगेदर गलत है, आप इसके बारे में सोचे भी ना कि ये ठीक होगा, क्योंकि दोनों जो हैं आपके पास कोवेरिएंट में है तो कंट्रावेरिएंट में जाने चाहिए, तो वो दोनों जो होंगे वो एक जैसे होने चाहिए थे। तो वो कैसे होने चाहिए थे, वो कंट्रावेरिएंट टाइप के होने चाहिए थे, ताकि हम उसको लोअर कर दें। ठीक है, लास्ट वाली ऑप्शन उस सूरत में करेक्ट होती जब ये इधर हमारे पास कोवेरिएंट मतलब मेट्रिक टेंसर कोवेरिएंट में होता। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसके मज़ीद जो हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए शाम सीरीज़ की बुक से देखें, उसमें एसोसिएट टेंसेस के सॉल्व क्वेश्चन आर इनफ टू कम्प्रीहेंड इट। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं। क्रिस्टोफर सिंबल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं हम टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ मेट्रिक ऑफ अ टेंसर। ठीक है, अगर हम किसी टेंसर का डेरिवेटिव ले लें तो वो जो होता है हमारे पास रिज़ल्ट, वो हमारे पास टेंसर नहीं होता। उसकी वजह ये है कि उसमें एक टर्म आ रही होती है जो कि बुक में भी बताया हुआ है कि वो सेटिस्फाई नहीं करती कंडीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को, इसलिए जो है डेरिवेटिव ऑफ सिंपल टेंसर जो है वो हम कहते हैं कि इज़ नॉट अ टेंसर। लेकिन क्रिस्टोफर सिंबल जो है हम यूज़ कर लें अगर उस रिलेशन में, तो वो जो डेरिवेटिव ऑफ अ टेंसर जो होता है वो हम कहते हैं इट इज़ अ वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म। तो उसके लिए जो सबसे पहले हमें क्रिस्टोफर सिंबल्स पढ़ने होंगे। वो जो है वो थ्योरी है, हम उस थ्योरी की तरफ नहीं जाएंगे वो क्या है, जस्ट हमने ये देखना है कि क्रिस्टोफर सिंबल्स की डेफिनेशन और इसके एमसीक्यूज़ किस तरह से पूछे जा सकते हैं और इसकी किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। क्रिस्टोफर सिंबल याद रखें कि ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं फर्स्ट काइंड और दूसरे को कहते हैं हम सेकंड काइंड। जो फर्स्ट काइंड जो है हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल, उसको हम डिफ़ाइन करते हैं इस तरह से। ये गैमा फंक्शन लिखा हुआ है लेकिन ये गैमा टाइप है पी क्यू आर, या हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इस तरह से लिख लेते हैं पी क्यू कोमा आर। ठीक है, और ये डिफ़ाइन होता है एक साइक्लिक नोटेशन में। ठीक है, साइक्लिक नोटेशन किस तरह डिफ़ाइन होता है, जैसे इसको याद करने का तरीका जो है वेरी इजी, कि आपने मेट्रिक टेंसर जी लिखें और ये पी क्यू इंडेक्स यूज़ करें और कोमा आर। जो फर्स्ट पी क्यू आर होगा वही हमने लिखना विद नेगेटिव साइन। तो बाकी जो है साइक्लिक रोटेशन से आपने लिखने हैं। साइक्लिक रोटेशन से कैसे लिखेंगे आप, मतलब ये जो है आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि डिफाइन जो है फर्स्ट काइंड ऑफ मेट्रिक क्रिस्टोफर सिंबल एज, मतलब उसमें 4 ऑप्शन होंगी तो आपको इनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन बतानी होगी। तो ये दोनों ऑप्शंस लिखी हुई हैं, ये किसी फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म है इसको समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे कोमा क्यों लगाया है, कोमा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मुख्तलिफ बुक्स में जो है मुख्तलिफ तरह से बताया जाता है। शाम सीरीज़ में इस ट्रेंड को रखा गया है, जबकि जो मुख्तलिफ कैलकुलस की बुक्स हैं जो टेंसर से रिलेटेड है उसमें जो है वो कोमा यूज़ करते हैं। ये कोमा यूज़ करते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी। इस तरह से ये क्यू जो है रिप्रेजेंट करता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। तो मैंने अभी बताया कि सबसे पहला जो है आपने याद रखना है कि पी क्यू कोमा आर वैसे लिख देना माइनस साइन के साथ विद यूजिंग मेट्रिक टेंसर। ठीक है, और इस साइक्लिक नोटेशन को याद रखें पी क्यू आर, क्योंकि पी क्यू कोमा आर आप लिख चुके हैं वो नेगेटिव साइन है जो फाइंड लिखा हुआ है। बाकी जो है वो अगर आप क्यू आर कोमा पी करके लिखेंगे, इसी तरह से आर पी कोमा क्यू लिखेंगे तो ये आपके पास वो एडिशन होंगे, ऐड होंगे, एक्सेप्ट दिस टेंसर मेट्रिक टेंसर विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जैक्ट दिस फॉर्म। नीचे जो है मैंने पार्शियल डेरिवेटिव के रिस्पेक्टिव डिफाइन किया है, पार्शियल जी पी क्यू और पार्शियल एक्स पी प्लस पार्शियल जी आर पी और पार्शियल एक्स क्यू प्लस माइनस पार्शियल जी पी क्यू और पार्शियल एक्स आर। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल है। नेक्स्ट जो है मेरे पास क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड है। क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड जो है और फर्स्ट काइंड में थोड़ा सा फ़र्क है
इसमें यह है कि आपके पास पी क्यू आर जो है वो कोवेरिएंट में है, जबकि यहाँ पे पी क्यू जो है कोवेरिएंट में और एक कंट्रावेरिएंट में है। तो ये कंट्रावेरिएंट असल में सेकंड काइंड ऑफ जो है आपके पास क्रिस्टोफर सिंबल कह लेंगे। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन एक मिक्स टेंसर है हमारे पास पी क्यू एस और कोवेरिएंट के दरमियान, ठीक है। तो इसमें पी क्यू कोमा आर आ रहा है, ये डिफाइन इस तरह से होता है पी क्यू आर। ये हमारे पास फर्स्ट काइंड को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर के साथ जी एस आर, और ये रेज हो जाता है आर, क्योंकि रेज होगा तो एस आएगा, इस ये रेज हुआ है, इधर आर की पोजीशन थी वो रेज हो गया, तो इस वजह से जो है ये इसको सेकंड काइंड कहा गया है, ठीक है। इसी तरह से ये अगर मुझे लोअर करना है तो फिर मुझे दोबारा से जी एस आर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरे पास मैट्रिक टेंसर जो है, फॉर एग्जांपल मैं इसको एस पी क्यू है, इसको मैंने अब नीचे लेके आना है, तो ये डिफ़ाइन मैं इस तरह से करूँगा, ये ऑलरेडी डिफ़ाइन था वो, जस्ट इसको मैंने इधर से नीचे लेके आया, एसोसिएटेड टेंसर बन रहा है, ठीक है। तो इन दिस केस जो है आपके पास डिफाइंड हो गया, इट इज़ अ फर्स्ट काइंड ऑफ मैट्रिक टेंसर, और ये इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। इसके अब हम देखते हैं एमसीक्यूज़। क्रिस्टोफर सिंबल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम उसके मुतालिक एमसीक्यूज़ देखते हैं। पहले एमसीक्यूज़ है द क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड हैज़ द फॉर्म व्हेन पी इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू आर। क्या फॉर्म हो सकती है? अभी मैंने जो है फर्स्ट काइंड बताया था आपको पी क्यू आर, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि पी क्यू तीनों इक्वल हैं, तो मैं पी और पी लिख लेता हूँ, क्यू की जगह पी, आर की जगह भी पी। तो अब इसको जो है हम ओपन करते हैं बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इसके जो है नेगेटिव पहले नंबर लिखना है माइनस जी विद सेम इंडिसेस, जो इंडिसेस होंगे वही लिखने हैं बट विद माइनस। अब क्योंकि सर्कल रोटेशन है, सर्कल रोटेशन में भी आपके पास सारे पी हैं, तो वो भी वैसे ही आपके पास आ जाएंगे, जी पी कोमा पी, ठीक है। तो ये वाला जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1/2 जी। तो अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। 0 तो हो नहीं सका क्योंकि जवाब हमारा ये आया। दूसरा बी ऑप्शन देखें, इसमें नेगेटिव है, इसमें 1/2 प्लस आना चाहिए, ये भी नेगेटिव 1/2 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो लास्ट वाली है, तो करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हम देखते हैं द क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड हैज़ द फॉर्म व्हेन p इक्वल्स टू q इज़ नॉट इक्वल टू r। तो अगर मैं यहाँ पे बता दूँ कि p इक्वल्स टू q है, दिस मीन्स डैट कि यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा q की जगह आ जाएगा p और r वैसे, ठीक है। और थोड़ा सा हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, और 1/2 बाय डेफिनेशन ओपन करते हैं अगेन। तो साइक्लिक नोटेशन हमने याद रखनी है, सबसे पहले नेगेटिव के साथ वही जो लिखा है वही लिखना है, माइनस जी पी एंड कोमा आर। और साइक्लिक नोटेशन मैं आप साइड पे इस तरह से बना रहा हूँ, पी एंड आर, ये पी आर हो गई है। अब पी आर कोमा पी, और इसी तरह से आर पी, ठीक है। अब यानी इसका मतलब ये होता है कि मैंने पार्शियल जी पी आर का डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स पी एक्स पी, और जब आपके पास सेम हो जाए एक इंडेक्स तो विद रिस्पेक्ट तो ये आपके पास स्केलर वैल्यू बन जाए। तो दिस मीन्स दैट कि ये इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 को जाएगा अप्रोच। तो दिस मीन्स दैट ये भी 0 हुआ, ये वाला भी 0, तो -1/2 GPPR, तो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। और लास्ट में ये नोट याद रखें, नोट ये है कि अगर हमारे पास तीनों डिस्टिंक्ट हों PQR, तो फर्स्ट क्रिस्टोफर सिंबल जो है वो 0 के इक्वल होता है इन जनरल। तो सेकंड काइंड के लिए जो है अभी हम देखते हैं कि P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R किया, लेकिन फर्स्ट काइंड के लिए हमने ये चेक कर लिया है कि क्रिस्टोफर सिंबल क्या है, ठीक है। और फॉर सेकंड काइंड जो है क्रिस्टोफर सिंबल वो हमने डिफाइन किया है इस तरह से, GSR PQR। इसमें जो है हम पुट करेंगे P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R, तो क्या होगा SPP। मैं इसमें हर जगह पे जहाँ Q आ रहा है वहाँ पे P लिख दूँगा, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास P,
और इसका जो आंसर अभी हमने कैलकुलेट किया है 1/2 2 से डिवाइड हो रहा है। Replacing the value of p which is g p with respect to p and 2 divided by 2। तो इसमें आप देखें करेक्ट आंसर क्या बन रहा है हमारा। तो अभी तक तो देखें पॉजिटिव होना चाहिए सबसे पहले, तो ये नेगेटिव वाली ऑप्शन तो हमारे पास नहीं आएगी। लेकिन मैं इसमें दूसरी फॉर्म भी देख लेते हैं, ज़ीरो हमारा नहीं हो सकता तो ज़ीरो वाली ऑप्शन नहीं आएगी, ठीक है। और क्योंकि ये इसमें सिंपल है जी पी पी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये इसके साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो ये वाली ऑप्शन भी नहीं होगी। लेकिन ये किस तरह, अभी इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन। अगर ये एस आर हो कंट्रावेरिएंट में या कोवेरिएंट में तो ये इक्वल्स टू 1 होता है। अगर कंट्रावेरिएंट मेट्रिक टेंसर और कोवेरिएंट मेट्रिक टेंसर को आपस मल्टीप्लाई करें तो 1 के इक्वल होता है। तो इसमें जो है हमारे पास जो है जी एस पी है, तो इसको मैं अब कोवेरिएंट में लेके जाऊंगा तो कोवेरिएंट में इसको ऐसे लिखूंगा 1/2 जी एस आर, ये कोवेरिएंट में आ गया, और पार्शल जी पी कोमा और डिवाइडेड बाय पार्शल एक्स पी, ठीक है। तो अब ज़रा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सी है। अभी तक भी हमारी कोई ऑप्शन नहीं आई क्योंकि आर किसके इक्वल था, पी के, और इसका मतलब है कि और एस और आर जो हैं वो भी सारे इक्वल होंगे पी के। दिस मीन्स दैट कि ये हमारे पास इधर क्या आएगा, पी और पी। तो इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2। सॉल्व करने के बजाय आप इधर ऑप्शन पे आए, ये वाली पे डी वाली पे, अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू जी पी तो ये मेरे पास आंसर आता है 1/2। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर आएगा और मल्टीप्लाई बाय दिस इंडेक्स का डेरिवेटिव, टेंसर का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म जो है वो सेम है। तो इन दैट केस हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो बन रही है वो डी है। नेगेटिव तो हो नहीं सकता था, वो ख़त्म हो गया। और सिंपल जो है क्योंकि ये जी पी आ रहा है तो शुरू में मैंने बता दिया था ये भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारी डी है। नाउ दिस वन, द क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड इन रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज। अब रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास क्या होगा, हमने जो है अभी रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था। इन रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा था कि जी पी क्यू जो है वो इक्वल टू 0 होता है व्हेन पी इज़ नॉट इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर जहन में रखें और यूज़ दिस डेफिनेशन, ठीक है। और मतलब ये जो डेफिनेशन जो है ये इक्वलेंट टू इसके है पी क्यू आर ओवर जी एस आर, ठीक है। ये इसके इक्वलेंट है ये सारी। सिंस वी नो डैट कि जी पी क्यू जो है वो इक्वल टू 0 है फॉर पी इज़ नॉट इक्वल टू क्यू, एंड सिमिलरली जो है इट इज़ इक्वल 1 व्हेन पी इक्वल्स टू क्यू। तो जो हमारे पास सेकंड काइंड का जो क्रिस्टोफर सिंबल है वो इन टर्म्स ऑफ कंट्रावेरिएंट डिफाइन हुआ है, ये कोवेरिएंट में ये डिवाइड हो जाएगा। इन दैट केस अगर एस इक्वल्स टू आर होगा तो ये आपके पास वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। और ये पी क्यू आर जो है रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टिंक्ट होंगे और डिस्टिंक्ट होने की वजह से ये क्या होंगे 0। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसमें डी है। नेक्स्ट जो है वो हाउ मैनी कंपोनेंट डज द टेंसर ऑफ रैंक 5 हैव इन स्पेस ऑफ 4 डायमेंशन। तो ये आपने जो है इसका फार्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं जी डायमेंशन रेज़ टू पावर रैंक, ठीक है जी। तो अगर डायमेंशन इसकी 4 है और रैंक है हमारे पास 5 है तो 4 रेज़ टू पावर 5 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हमने जो है एमसीक्यूज़ पढ़ रहे हैं मेट्रिक टेंसर के रिलेटेड। वो ये है कि फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम द मेट्रिक टेंसर इज़ क्या होगा, मतलब ऑप्शन इसमें है हमारे पास। मेट्रिक टेंसर के मतलब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें वो क्या चीज़ है। अगर जी आई जे हमारे पास मेट्रिक टेंसर है तो इसके जो है 0 वैल्यूज़ होती हैं, 0 आएगी अगर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, और 1 होगा जब आई इक्वल्स टू जे आएगा। अदर देन 1 नहीं होगा बल्कि
आपके पास अदर देन 1 भी हो सकता है। रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इफ़ i इक्वल टू j होगा तो 1 आएगा आपके पास। अच्छा, दूसरा जो है हम देखें g जो एलिमेंट है वो असल में हमारे पास होता है G11, G12, G13 और इस तरह से सारे एलिमेंट्स आएंगे। अगर ये 3/3 का है तो हमारे पास जो है 9 एलिमेंट्स बनेंगे। और फर्दर जो है अगर इसमें जो ds² था वो हमने डिफ़ाइन किया था dr.dr में अगर ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इधर आएगा du1² प्लस du2² प्लस du3²। और इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं h1², h2², h3²। तो इसमें जो है अगर मैं ये असल में g के डायगोनल में आते हैं हमेशा। अगर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये वैल्यूज़ जो है इसके अलावा वो सब की सब 0 होंगी। ठीक है जी, सब की सब वैल्यू 0 होंगी। और ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, h1², h2² एंड h3²। तो इधर जो है फर्स्ट ऑप्शन देखें, h1 और h2 h3 आ रहा है, तो ये मेरे पास जो है अगर मैं g लिख रहा हूँ तो वो h1², h2², h3² है, तो ये वाली ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन में आते हैं। सेकंड ऑप्शन में है h1², h2², h3²। दिस मीन दिस ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट में आते हैं, उसमें Gij जो है वो इक्वल टू 0 है। ये इन जनरल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 होता है, जबकि अदर देन जो है आपके पास h1 h2 की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। अभी मैंने बताया था रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में h1 h2 जो स्केल फैक्टर्स हैं इनकी 1 आती है वैल्यू, मींस G11 1 होगा, G22 भी 1 होगा, G33 भी 1 होगा। तो C ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट है फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो डी ऑप्शन कह रहा है कि बोथ बी एंड सी इनकरेक्ट, दिस मीन्स दैट दिस इज़ वन इज़, दोनों को मिला के हमने बताना है कि ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू में देखें, ये प्रीवियस एमसीक्यू से जो हमने पढ़ा था इससे पीछे वाली, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ रैंक 0 इन अ स्पेस ऑफ n डायमेंशन। रैंक 0 का जो टेंसर होता है आपको पता है वो एक स्केलर टेंसर होता है, और स्केलर टेंसर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 1। अगर हम वो फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूला क्या था कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, इक्वल्स टू डायमेंशन रेज़्ड टू पावर रैंक। ठीक है, इस फार्मूले को अगर देखें तो डायमेंशन क्या है हमारे पास n है और रैंक क्या है उसका 0, तो n रेज़्ड टू पावर 0 क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। और इस तरह डायमेंशन रैंक 0 के जो होते हैं टेंसर उन्हें हम कहते हैं स्केलर टेंसर। अच्छा, लास्ट एमसीक्यूज में है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स विच अ सिमेट्रिक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 कैन हैव इफ डायमेंशन इज n। इसमें ऑप्शन 1 है n², बी ऑप्शन है n इंटू n+1, सी ऑप्शन है n² माइनस n और n इंटू n+1/2। तो करेक्ट ऑप्शन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स कितने होंगे, देखें अगर हम डायगोनल वाले जो है हमारे पास डिफरेंट होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास सेम होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कितने डायमेंशन का उसने बताया है, n डायमेंशन, तो क्योंकि सिमेट्रिक टेंसर रैंक 2 का, तो ये टोटल जो हो गए हमारे पास n² होंगे। तो हमारे पास जो है n जो है एलिमेंट्स है डायगोनल के अंदर, और बाकी कितने इधर वो सपोज कर लें कि दे आर k। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें ये कितने k क्या है वो हमें अभी पता करते हैं बाय यूजिंग दिस। सिंस यू नो डैट के n² आर द टोटल एलिमेंट्स, डायग्राम में हमारे पास n एलिमेंट्स हैं प्लस 2 टाइम्स ऑफ k एलिमेंट्स, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास k है। ठीक है, तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बनेंगे n² माइनस n/2। तो ये हमारे पास जो है आइदर हेयर और हेयर, इसमें किसी एक तरफ जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं n² माइनस n/2। तो टोटल मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स कितने हुए हमारे पास, इट इज़ द सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं हमारे पास। अगर हम यहाँ पे देखें ये इधर और इधर सेम है, तो सेम को हम एक बार लेंगे और n वाले जो हैं वो हम n शुमार करेंगे। तो n प्लस
के होंगे हमारे पास, ठीक है। तो के हमने फाइंड किया हुआ है कि वो ये है n स्क्वेयर माइनस एन ओवर 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये 2n प्लस एन स्क्वेयर माइनस एन ओवर 2, और सिंप्लीफाई करने से हमें ये मिलेगा रिज़ल्ट n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। तो करेक्ट आंसर जो हम देखें इधर, तो वो ऑप्शन जो है वो डी है। n स्क्वेयर जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बता रहे हैं, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, नाइदर दिस, द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर अबाउट टेंसर। और अगर मज़ीद हमारे जो क्वेश्चन होंगे आपसे, आप जो पूछेंगे वो जूम के थ्रू पूछ लेंगे। हम एक ऑनलाइन क्लास रखेंगे with due respect of time before the PPSC lecture. Thank you so much.